ना कोई किसी का रकीब होता है, ना कोई किसी का हबीब होता है, ना कोई किसी का रकीब होता है, ना कोई किसी का हबीब होता है। खुदा के रहमत से होती है शादियाँ, जिसका जहां नसीब होता है। जी हाँ, जैसा कि आप इस लेसन के टाइटल को देख रहे हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज रंगास मैरिज। यह चैप्टर 11वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के स्नैपशॉट्स नामक पुस्तक के तृतीय अध्याय से संबंधित है। दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम स्नैपशॉट्स क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश। सर्वप्रथम हम इस लेसन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम इस कहानी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन। लेटर ऑन वी शैल डिस्कस अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस लेसन। इसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम सबसे पहले इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस कहानी में लेखक एक बहुत ही रोचक तथ्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि इस कहानी का मुख्य पात्र रंगास है, वह एक अकाउंटेंट का पुत्र है और वह होसाहाली नामक गांव से संबंध रखता है। उस गांव का वह पहला लड़का है जो आगे की शिक्षा के लिए बेंगलोर शहर जाता है। और जब वह शिक्षा प्राप्त करके गांव आता है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं यह जानने के लिए कि क्या रंगा के व्यवहार, संस्कार, रहन सहन में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, और उसकी शादी के संदर्भ में क्या इच्छा है, क्या राय है। तो आइए हम इस कहानी के विस्तृत अध्ययन की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। As we know, Ranga is playing the central character of this lesson. He goes to city of Bangalore to pursue his further studies, and when he returns to his village, his home, the crowd gathered around his house, और वह भीड़ उसके घर के सामने इसलिए इकट्ठा होती है क्या रंगा के आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है। और यह जब मालूम हो जाता है कि रंगा जैसे 10 वर्ष पहले था, जैसा उसका विचार था, व्यवहार था, रहन सहन था, और जिस तरह से अपने परंपराओं को, ट्रेडिशन को पालन करता था, ठीक वैसे ही आज भी वह अपने उस परंपरा को बनाए हुए है। एक बूढ़ी महिला उसके पास जाती है और उसको स्पर्श करके देखती है कि जो जनेऊ वह पहले धारण किया हुआ था आज भी वह धारण किया हुआ है। फिर यह जान जाती है भीड़ कि नहीं, रंगा के आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अपने परंपरा, अपने संस्कार को बनाए हुए है। तो भीड़ उसके घर के सामने से हट जाती है। लेखक रंगा के पास पहुंचता है, उसका हालचाल जानने का प्रयास करता है। जब लेखक रंगा के पास जाता है तो रंगा न सिर्फ हाथ जोड़ता है बल्कि लेखक के चरण को स्पर्श करता है। लेखक को यह प्रतीत हो जाता है कि रंगा के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया है। देयर इज नो चेंजिंग इन द कैरेक्टर ऑफ रंगा। और रंगा को आशीर्वाद देते हुए लेखक कहता है, मे यू गेट मैरिड सून। जैसा कि पहले लोग आशीर्वाद भी दिया करते थे कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो। और जब इस बात को सुनता है तो वह अपनी अनिच्छा जाहिर करता है। वह शादी के लिए उत्सुक नहीं है, शादी करना नहीं चाहता है। लेकिन लेखक यह संकल्प ले लेता है कि रंगा की शादी वह कराएगा। रामाराव की भतीजी अपने अंकल के यहाँ रहने के लिए आई है। वह 11 वर्ष की लड़की है। उस लड़की का नाम है रत्ना और लेखक उस लड़की से परिचित है। अब रामाराव से लेखक बोलता है कि तुम अपने भतीजी को मेरे घर भेज देना बटर लेने के लिए, और इधर रंगा को ही बुला लेता है। जब रत्ना कमरे के अंदर मधुर गीत गा रही होती है और ठीक उसी वक्त रंगा पहुंचता है
और उस मधुर गीत संगीत की आवाज सुनकर वह रुक जाता है ताकि संगीत में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो। रत्ना एक अनजान लड़के को देखकर शर्मा जाती है और गीत गाना बंद कर देती है। अब रंगा को लगता है कि आखिर यह लड़की कौन है, इतना मधुर गीत गा रही है। वह लेखक से जानने का प्रयास करता है कि आखिर यह लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल। लेखक जवाब देता है कि तुमको उससे क्या मतलब है, वह कौन लड़की है, तुम्हें तो शादी करनी भी नहीं है और उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। जब यह बात रंगा सुनता है तो उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। लेखक भाप जाता है कि वस्तु स्थिति क्या है। अगले दिन लेखक रंगा के घर जाता है, उसका हालचाल पूछता है, बोलता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, आखिर तुम्हारी उदासी का परेशानी का कारण क्या है। रंगा बोलता है कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेखक बोलता है नहीं, बात तो जरूर कुछ है जिसको तुम छुपा रहे हो, चलो हम किसी डॉक्टर से दिखा देते हैं। रंगा बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फिर लेखक कहता है कि चलो किसी शास्त्री से दिखा देते हैं, किसी ज्योतिषी से दिखाते हैं, तुम्हारी ग्रह दशा ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। और इधर एक षड्यंत्र के तहत लेखक शास्त्री से मिलकर, ज्योतिषी से मिलकर सारी वस्तु स्थिति बता देते हैं कि आपको ऐसे लहजे में बात करनी है ताकि ये नहीं लगे कि हम और आप कोई षड्यंत्र किए हैं ताकि रंगा की शादी हो जाए। और आपको उस रत्ना के संदर्भ में रंगा को लेकर उस बिंदु पर ला देना है प्रसंग। और शास्त्री से हुई मुलाकात और चर्चा के बारे में रंगा को लेखक नहीं बताता है। अगले दिन रंगा को लेकर लेखक शास्त्री के पास जाता है। शास्त्री देखते हैं, अपना पत्रिका निकालते हैं और गणना करते हैं, बोलते हैं कि रंगा के परेशानी का कारण कोई लड़की है। यह बात लेखक सुनता है तो उसे हंसी छूट जाती है। फिर अपने हंसी को रोकते हुए वह आगे शास्त्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर वह लड़की कौन है। शास्त्री बताते हैं कि उस लड़की का नाम समुद्र में पाए जाने वाले किसी रत्न से संबंधित हो सकता है। लेखक बोलता है कमला। शास्त्री बोलते हैं में भी हो सकता है मॉस, इट में भी पर्ल या रत्ना। रत्ना का नाम सुनकर रंगा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन लेखक जब रास्ते में लेके आ रहा होता है रंगा को, वो बोलता है उसकी तो शादी हो चुकी है। और उस रास्ते में ही रामाराव का घर पड़ता है। वह रंगा को सामने रोककर बोलता है कि मैं रामाराव के घर से आता हूं, और रामाराव के घर से वापस आता है और कहता है रंगा से कि रत्ना की तो शादी नहीं हुई है, हमें अभी भी जानकारी मिली। रंगा बहुत प्रसन्न होता है और अंततः रत्ना और रंगा की शादी कर दी जाती है। अब रंगा और रत्ना का एक पुत्र है जिसका तीसरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर रंगा इस लेसन के लेखक के पास जाता है और निमंत्रण देता है कि आज मेरे पुत्र श्यामा का तीसरा जन्मदिन है, आप हमारे यहाँ आए। लेखक जन्मदिन में शामिल होने के लिए जाता है। वह 3 वर्ष का बालक आकर लेखक से निपट जाता है। लेखक प्यार से एक रिंग उस बालक के उंगली में पहना देता है और प्रसन्न होता है। और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।